भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली, वह एक ऐसे उन्नतिशील और शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुई, जिसने उत्तरवर्ती मध्ययुगीन युग में भारतीय कला के इतिहास की धारा को ही बदल दिया। यद्यपि बाबर ने इस देश में मुगल वंश की नींव डाली और स्वयं एक कलात्मक रुचि संपन्न व्यक्ति था, फिर भी इस बात के प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं कि वह मुगल चित्रकला का जन्मदाता भी था। उसका शासनकाल केवल 4 वर्ष का ही था, इसलिए संभव है कि चित्रकला की ओर ध्यान देने के उसके लिए समय ही न मिला हो। एक विशिष्ट कला शैली को जन्म देने का श्रेय उसके पुत्र हुमायूं को दिया जा सकता है। शेरशाह से पराजित होने से पहले हुमायूं लगभग 10 वर्षों तक भारत में रहा। स्थानीय कला रूपों को समझने और चित्रकारों से परिचय प्राप्त करने के लिए यह अवधि पर्याप्त लंबी मानी जा सकती है। यदि हम उसके पानी ढोने वाले आबदा बच्ची जौहर के कथन को प्रमाण माने, तो हमें पता लगता है कि सन 1540 और 1542 के बीच में भारत से हड़बड़ी में भागते समय हुमायूं के साथ कुछ राज दरबारियों और घरेलू सेवकों में चित्रकार भी था। लेकिन उस चित्रकार के बारे में या उसकी कलाकृतियों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिली है। जब हुमायूं फारस और अफगानिस्तान में कुछ वर्षों के लिए एक निर्वासित जीवन जी रहा था, तभी उसने मुगल चित्रकला की नींव रखी। यह केवल एक संयोग ही है कि फारस के शाह ताहमस्प ने धार्मिक कट्टरता के वशीभूत होकर कलाओं में रुचि लेना कम कर दिया था। तभी हुमायूं भारत छोड़कर फारस में उपस्थित था, इसलिए वहाँ के 2 महानतम कलाकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद की सेवाएं लेने का उसे अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों ने ही मुगल की अस्थायी राजधानी काबुल में काम करना शुरू किया और यह कहा जाता है कि अकबर ने अपने बचपन में उन्हीं से चित्रकारी सीखी। इस अवधि में अब्दुस समद ने जो कृतियां बनाईं, उनमें से कुछ बादशाह जागीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है और जो अब तेहरान के गुलिस्ता महल में संरक्षित है। हुमायूं की काबुल चित्रशाला में कौन कौन सी कृतियां तैयार हुई, क्योंकि उसका हमें ब्यौरा नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी समसामयिक इतिहास लेखन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब हुमायूं 1555 और 56 में हिंदुस्तान वापस आया, तो ये दोनों चित्रकार हुमायूं के साथ साथ दिल्ली आ गए और जब अकबर राजगद्दी पर बैठा तब तक भी वहाँ ये काम करते रहे। तब तक उन्होंने अकबर के लिए एक उन्नत कला संगठन की स्थापना कर ली थी। हिंदू और मुसलमान सभी चित्रकारों को देश भर से उसमें सम्मिलित किया गया और कुछ ही वर्षों में वह अपने भव्य और परिष्कृत चित्रों के लिए जाना पहचाना जाने लगा। अब आते हैं हमजानामा और आरंभिक अकबरी शैली के ऊपर। मुगल चित्रशाला में जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण कृति देखने में आई है, वह है दास्तान अमीर हमजा। इसकी हमजानामा के नाम से अधिक प्रसिद्धि है। यह एक दुर्लभ आंशिक पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, जिसमें करीब 1200 चित्र हैं। सभी चित्र स्थूल और चटकीले रंगों में कपड़े पर चित्रित थे। असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो में एक तरफ चिपकाए हुए थे। अब इस कृति का छोटा सा ही अंश प्राप्त है। भारत के संग्रहों में केवल 3 या 4 फोलियो ही उपलब्ध हैं। शेष हिस्से यूरोप और अमेरिका के संग्रहों में बचे हैं। फारसी नायक अमीर हमजा अर्थात हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों से संबंधित अर्ध पौराणिक फंतासियों से अकबर को बहुत लगाव था, इसलिए वह इस विशालकाय चित्रकथा की जिल्द को अपने जनाने में रखता था, ताकि सुविधा के अनुसार मांगने पर वह तत्काल उपलब्ध हो सके। लेकिन जो फोलियो हमें अभी तक मिले हैं, उस पर किसी भी कलाकार के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही किसी समकालीन कलाकार के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख मिला है। हमजानामा का उल्लेख अबुल फजल, बदायूनी और शाहनवाज खान सभी ने किया है, लेकिन उसके रचनाकार, निर्माण काल
और फोलियों की निश्चित संख्या के बारे में भारी विसंगति पाई जाती है। बदायूनी और शाहनवाज के जो विवरण हैं वे बिल्कुल अलग हैं, जबकि मुल्ला अलाउद्दौला काज़नीवी ने इसके बारे में बिल्कुल अलग कहा है। इसलिए यह कहना अत्यंत मुश्किल है कि वास्तव में इसके रचनाकार कौन थे। इसके निर्माण का कार्य 1575 से लेकर 1580 के बीच पूरा हुआ, जिसमें भवन निर्माण संबंधी विस्तृत बातें राजभवन के भीतरी हिस्सों, किलों, मंडपों, अनुचरों, नायकों और स्त्रियों के जीवंत रूपों को प्रदर्शित किया गया है। रंग योजना अपवाद रूप से चमक दमक वाली है, जिसमें लाल, पीले, नीले, कासनी और हरे रंगों के छपाक मिलते हैं। हमजानामा के चित्रों की ये विलक्षणताएं हैं। विदेशी या विजातीय पेड़ पौधे, उनके रंग बिरंगे फूल पत्ते, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियां, साजो सामान आदि आदि इसमें चित्रित हैं। एक और इसमें विशेषता है, वह है कि उनमें स्त्री आकृतियों और आलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण यहाँ वहाँ दिखते हैं। सन 1568 की आशिका पांडुलिपि के लघु चित्रों में, 1570 की अनवरे सुहाइली पांडुलिपि में और एक बिना तारीख की शकुन शास्त्र और राशि चक्र तिलस्म नाम की पांडुलिपि में एक गहरी समानता हमें दिखाई पड़ती है। इनमें पेड़ पौधों, फूल पत्तियों, पशु पक्षियों आदि का चित्रण सहज रूप से हुआ है। अनवरे सुहाइली की पांडुलिपि के लघु चित्रों में चित्रित पशु पक्षियों का रूपांकन विशेष रूप से अत्यंत सहज है। फारसी चित्रकला में तो ये पारंपरिक पशु मुखौटों जैसे लगते हैं, किंतु इन लघु चित्रों में ये अत्यंत जीवंत नजर आते हैं। जो पेड़ पौधे चित्रित हुए हैं वे प्राय भारतीय हैं, लेकिन चट्टानों और पहाड़ियों की जो रचना है और बादल हैं वे फारसी शैली में हैं। क्वींसलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में जो तूतीनामा के 218 चित्र प्राप्त हुए हैं वे उस काल के हैं जब मुगल चित्रशाला में पर्याप्त परिवर्तन हो गए और उस चित्रशाला में ग्वालियर, गुजरात, राजस्थान, लाहौर, कश्मीर आदि स्थानों से अनेक चित्रकारों को मुगल चित्रशाला में भर्ती कर लिया गया था। इन चित्रों का शिल्प सामान्य है, रंग योजना स्थूल है और तकनीक अधिक पारंपरिक है। रामपुर रजा लाइब्रेरी में उपलब्ध राशि चक्रीय पांडुलिपि की चित्रावली हमजानामा की शैली से मिलती जुलती है। हाल ही में एक और महत्वपूर्ण पांडुलिपि मिली है, जिसमें अनेक लघु चित्रों में अनवरे सुहाइली की तरह की ही कहानियां, वनस्पति, जीव जंतु और भू दृश्यों को रूपांकित किया गया है। कुछ ही वर्षों पूर्व हाजीपुर में सन 1583 में एक ज्योतिष संबंधी पांडुलिपि तथा बूंदी नरेश के लिए चिनार में सन 1585 में बनाई गई रागमाला की चित्रावली सामने आई है, जो यह प्रमाणित करती है कि मुगल दरबार की चित्रकला शैली दूर दराज के प्रांतीय क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। अब आते हैं हम धार्मिक, साहित्यिक और जीवनपरक कृतियों के बारे में। अकबर की रुचि धर्म में बहुत अधिक थी, इसलिए उसके पोथे खाने का आकार बढ़ता जा रहा था। वह चाहता था कि हिंदू धर्म के मूल ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि उन अनुवादों की शानदार पांडुलिपियां तैयार की जाए, जिसमें विषयानुकूल चित्रण और अलंकरण भी हो। फारसी चित्रकारों के अलावा अनेक भारतीय चित्रकार इस शाही चित्रणशाला में नियुक्त थे, जो आगे चलकर नामी चित्रकारों के रूप में प्रसिद्ध हुए।
अबुल फजल ने अपनी आईने अखबारी में उन 15 चित्रकारों के नाम गिनाए हैं जो 100 के लगभग चित्रकारों में से उठकर उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में पहुंच गए। इनमें से प्रमुख थे दसवंत, बसावन, केशव, लाल, मुकुंद, मिश्किन, फारूक कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकर्ण, तारा, सांवल, हरिवंश और राम। ये कलाकार जो थे वो विभिन्न केंद्रों से बुलवाए गए थे। खास तौर से ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और शायद मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे। ये अकबर जो था वो अपने कलाकारों के काम में गहरी दिलचस्पी लेता था और हर हफ्ते उनके कारनामों का लेखा जोखा रखता था। उनकी योग्यता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करके उन्हें पुरस्कृत अथवा दंडित भी करता था। सभी चित्रों की आभा निखरी हुई है और रंगों की चमक दमक आज भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर किस तरह एक सामान्य से चित्रकार दसवंत के काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया। इस विख्यात चित्रकार के बनाए चित्र रमज़नामा नामक पांडुलिपि के अतिरिक्त कहीं नहीं मिले हैं और यह पांडुलिपि अब महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। दो अन्य कृतियां भी दसवंत द्वारा रचित मानी गई हैं। ये है खानदान तैमूरिया और तूतीनामा। अब्दुस समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रमज़नामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया और दसवंत ने लगभग 30 लघु चित्रों की प्रारंभिक रूपरेखाएं तैयार की। उपर्युक्त चित्रकारों के अतिरिक्त अबुल फजल द्वारा उल्लेखित चित्रकारों में से फारूक कलमाक को छोड़कर सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को चित्रित करने में सहयोग दिया। यह पांडुलिपि मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि इस कृति के बाद कई श्रेष्ठ कृतियों के लिए अग्रदूत का काम किया। इसके चित्रण कार्य में कई लोग थे। कम से कम 3 चित्रकारों का काम तो ऐसा था जिसने अकबरी चित्रकला की सुंदरता और निष्पक्षतम कलाकृतियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। दसवंत के अलावा बसावन, लाल, तुलसी और मिश्किन ने भी उत्कृष्ट रचनाएं तैयार की। इनमें से बसावन सर्वोच्च चित्रकार था क्योंकि चित्रकला की सभी शाखाओं के रेखांकन में, रंगों के प्रयोग में, छवि चित्रकारी में और भूदृश्यों के चित्रण आदि में वह सिद्धहस्त था। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में एक रंगा रेखा चित्र संरक्षित है जिसमें मजनू को एक कृषिकाय घोड़े के साथ उजड़ते क्षेत्र में भटकते चित्रित किया गया है। यह बसावन की कलाकृति है और उसे इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक माना जा सकता है। रज़्मनामा के बाद शाही चित्रणशाला में अनेक चित्रित पांडुलिपियां तैयार हुई जिनमें प्रमुख है रामायण। अनवरी का 1588 का एक दीवान है। अकबर खानदान तैमूरिया जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में पटना में संरक्षित है। अकबरनामा, बहारिस्तान, खमसा, अनवर सुहाइली, बाबरनामा, जमीयत तवारीख, खमसा, तारीख अल्फी, ये सब पांडुलिपियां हैं जिनमें चित्र संलग्न हैं और उनमें से अनेक मुगल चित्रणशाला में तैयार हुए हैं। वे लघु चित्रों के उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं। रचनात्मक, अन्विति तथा स्थल और रंग योजना की दृष्टि से इन तकनीक पर कलाकारों का पूर्ण अधिकार और मानव और प्रकृति के बारे में कलाकारों की परिपक्व और जीवंत अभिरुचि प्रकट होती है। इन चित्रों में विषम जातीय फारसी तत्व, मुगल पूर्व इस्लामी तत्वों तथा एकदेशीय दक्कनी
और यूरोपीय कला के तत्वों का एक ऐसा अनोखा मिश्रण दिखाई पड़ता है जिसके फलस्वरूप एक सुमिश्रित शैली विकसित हुई, जिसकी रेखाएं अधिक निश्चित और सूक्ष्म हो गई, हाव भाव अधिक जीवंत दिखाई पड़ने लगे और रचना सुग्रंथित हो गई। अपने आश्रयदाताओं की मैत्री के आदर्श को इन चित्रकारों ने अपने चित्रों के माध्यम से भली भांति अभिव्यक्त किया है। इन चित्रों में मुगल चित्रकला के जो प्रमुख अभिलक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वे हैं वास्तविक दृश्य विधान, जीवन सदृश्य, रंग संगति, अभिजात्य, विलगाव। इन चित्र की विषय वस्तुओं का चयन स्वयं बादशाह करता था, इसलिए इसमें सामान्य जनता की कलात्मकता के दर्शन नहीं होते हैं। रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में उपलब्ध दीवाने हाफिज की हस्तलिखित प्रति में फारूक बेग और अन्य कलाकारों के बनाए उत्कृष्ट लघु चित्र हैं। 16वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बनाए गए इन चित्रों में हमें कुछ चित्र विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में प्राप्त अकबरनामा के अंश में देखे जा सकते हैं। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थपरकता और विश्वसनीयता की जो आंखों देखी या स्वानुभूत भावना नजर आती है वह किसी अन्य कृति में दृष्टिगोचर नहीं होती। इसकी छवि चित्र जीते जागते से लगते हैं, स्थापत्य संबंधी ब्यौरे समसामयिक हैं और अधिकांश चित्रों में पेड़ पौधे, वन्यजीवों और भूदृश्यों का अंकन प्रामाणिक लगता है। एक लघु चित्र में तो दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद जन्मे अकबर के बच्चे के जन्मोत्सव के मंत्रमुग्ध कर देने वाले और जीवंत वास्तविकता से भरे विवरण चित्रित किए गए हैं। इसके बाद अकबर के अंतिम वर्षों में चित्रशाला में तैयार किए गए चित्रों की गुणवत्ता और गति में शिथिलता नजर आने लगी। हस्तलिखित प्रतियों में और लघु चित्रों की संख्या में गिरावट आ गई। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो उल्लेखनीय हस्तलिखित प्रतियां तैयार हुईं वे अब ब्रिटिश म्यूजियम और मॉस्को में मिलती हैं। इन प्रतियों में जो लघु चित्र संकलित हैं वे अधिकांश अलंकरण रहित हैं। प्रायः इनकी रचना सादगी भरी और रंग योजना मलिन दिखाई पड़ती है। अबुल फजल ने जिन सिद्धहस्त चित्रकारों के नाम गिनाए हैं उनके चित्र तो इस काल में दुर्लभ हो गए और जिन्होंने सहायक चित्रकारों के रूप में काम किया उनके ही चित्र बाद में प्रमुखता से हमें मिलते हैं।